विद्यार्थियों नमस्कार। एचआर सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत, वेलकम और अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आप सुन रहे हैं एचआर सर को और एचआर सर की कोशिश है कि आप लोगों को समझ में आए, आप लोगों को एग्ज़ाम पैटर्न में समझ में आए। कॉलेज लेक्चरर का स्पीच नहीं है, एक एग्ज़ाम किसी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से किसी टॉपिक को कैसे स्टडी की जाती है उसी शैली में मैं प्रयास करता हूं आप लोगों को पढ़ाने की। समझ में आए तो शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को मैं बेहतरीन क्लासें दे सकूँ। समझ पढ़ रहे हैं हम मगध साम्राज्य। क्या पढ़ रहे हैं? मगध साम्राज्य पढ़ रहे हैं। और मगध साम्राज्य मैंने आपको बताया हर्यक वंश, मैंने आपको बताया नागवंश, और इसी क्रम में आज अपना टॉपिक जो चलने वाला है वह है नंदवंश। कौन सा टॉपिक चलेगा? नंदवंश के बारे में हम चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? नंदवंश के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा 5 मिनट का समय और मैं आप लोगों से लूँगा रिवीजन के लिए। जो पिछली क्लासेज में हमने रिवीजन किया उनकी ब्रीफ हिस्ट्री मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्या कि आपने हर्यक वंश का पढ़ा? हर्यक वंश जो है उसमें आपने पढ़ा, मैं थोड़ा सा लीनियर बता रहा हूँ, रैखिक रूप से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर्यक वंश का जो संस्थापक है वह है बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार के बाद कौन बनता है? अजातशत्रु। बिंबिसार के बाद कौन बनता है? अजातशत्रु बनता है। अजातशत्रु के बाद बनता है उदयन बनता है। अजातशत्रु व उदयन दोनों को क्या कहा जाता है? पितृहंता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितृहंता। पितृहंता का मतलब होता है पिता को मारकर शासक बनने वाले। समझ में आ गई बात? पहली की क्लासेस आप लोग देख लें। उदयन के बाद 3 और राजा बनते हैं जिसको मैंने बताया था। उदयन के बाद अनिरुद्ध के बाद राजा बनता है मुंडक, और मुंडक के बाद राजा बनता है नागदाशक। कौन बनता है? नागदाशक। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये हर्यक वंश से संबंधित था। मतलब हर्यक वंश का जो मगध साम्राज्य का पहला वंश हर्यक वंश और उसका संस्थापक था बिंबिसार। हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदाशक। आगे बात समझ में। हर्यक वंश के बाद अपन ने पढ़ा नागवंश, और नागवंश का, ठीक है, नागवंश का जो संस्थापक शासक जिसको कहेंगे संस्थापक, नागवंश का संस्थापक कौन था? तो आप लोगों को सबको पता है शिशुनाग, क्योंकि इसको शिशुनाग वंश भी कहते हैं और नाम से स्पष्ट है कि शिशुनाग ने नागवंश की स्थापना की। ठीक है। शिशुनाग के बाद इसका पुत्र कालाशोक इसका शासक बनता है। कौन शासक बनता है? कालाशोक। और कालाशोक के लगभग 10 पुत्र थे। कालाशोक के कितने पुत्र थे? 10 पुत्र थे। कालाशोक के बाद जो शासक बना वही कालाशोक जो है उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में घूम रहा था, तो किसी ने चाकू घोंपकर इसकी हत्या कर दी थी। तो हत्या के बाद इनके पुत्रों का संरक्षक बनकर महापद्मनंद, देखो महापद्मनंद जो था वह उनका संरक्षण बन रहा था। शासन कौन चला रहे थे? उनके पुत्र चला रहे थे। और इसका कालाशोक का जो पुत्र था नागवंश का अंतिम शासक का कौन था? नंदीवर्धन। कौन था? नंदीवर्धन या महानंदी। सिंपल सी केमिस्ट्री है, हिस्ट्री की भी केमिस्ट्री है सिंपल सी। नंदीवर्धन या महानंदी। ठीक है। इस नंदीवर्धन या महानंदी नागवंश का संस्थापक शिशुनाग ने किसको मारा? नागदाशक को मारा, और नागदाशक को मार करके नागवंश की स्थापना की। ठीक है। शिशुनाग वंश का संस्थापक है, नागवंश का संस्थापक है शिशुनाग, और नागवंश का अंतिम शासक बना नंदीवर्धन। अब इस नंदीवर्धन को मारा किसने? महापद्मनंद ने। किसने मारा? महापद्मनंद ने। और शुरू होता है नंदवंश। कौन सा? नंदवंश। इसकी चर्चा हम आज करेंगे। मैंने आपको बताया था कि शिशुनाग का पुत्र कालाशोक, शिशुनाग की प्राकृतिक मृत्यु और मृत्यु के बाद कालाशोक शासक बना। कालाशोक को किसी व्यक्ति ने पाटलिपुत्र जब ये घूम रहा था तब वो छुरा घूम करके इसकी हत्या कर दी थी। और उसके बाद इसके 10 पुत्र थे, उनमें नंदीवर्धन या महानंदी शासक बना था। और उस समय महापद्मनंद जो थे, महापद्मनंद जो के संरक्षक में महापद्मनंद ने जो इनके जो पुत्र थे ना 10, उनके संरक्षण में
मगध साम्राज्य का शासन चलाया था। लेकिन अंततः महापद्म नंद ने नंदीवर्धन को मारकर या महानंदिन को मार दिया और खुद नंदवंश की स्थापना करता है। और तो अब एच.आर. सर्वी नंदवंश की आप लोगों को कहानी सुनाता है। नंदवंश बहुत बढ़िया पर्सन इनमें से निकल करके आते हैं, चर्चा करता है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि नागवंश के अंतिम शासक जो थे, कौन थे? नागवंश के अंतिम शासक कौन थे? नंदीवर्धन थे। नागवंश के अंतिम शासक कौन थे? नंदीवर्धन थे। तो नंदीवर्धन को मारकर महापद्म नंद शासक बनता है और नंद वंश की स्थापना करता है। कौन से वंश की स्थापना करता है? नंद वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो नंद वंश से संबंधित क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया? संस्थापक, नंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? महापद्म नंद। ध्यान से सुनना इस महापद्म नंद को। महापद्म नंद, नंदवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? पहला पर्सन, सिंपल सा पर्सन जो एसएससी, रेलवे, पटवार, पुलिस में पूछा जा सकता है, रीट में भी पूछा जा सकता है। और तेरा लेवल और आगे बढ़ाते हैं तो क्या पर्सन बनते हैं? देखिए, महापद्म नंद संस्थापक है और अंतिम शासक, यहां ही लिख देता हूं, नंदवंश का अंतिम शासक है धनानंद। कौन है? धनानंद। अंतिम शासक कौन है नंदवंश का? धनानंद है। इसका अवधि है नंदवंश का शासनकाल की, वह 344, 321 या 322 ईसा पूर्व। इसकी अवधि है नंदवंश की 344, 321 या 322 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अंतिम शासक कौन? धनानंद। अब देखिए महापद्म नंद के बारे में, बहुत बढ़िया पर्सन, बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ध्यान देंगे महापद्म नंद के बारे में, थोड़ा सा ध्यान देंगे। महापद्म नंद अपन पढ़ रहे हैं। महापद्म नंद, देखिए महापद्म नंद आपके सामने है बोर्ड पे और आप सुन रहे हैं एच.आर. सर को। महापद्म नंद जो था, महापद्म नंद के मैं एक बुक से शुरू करूंगा इस महापद्म नंद की कहानी को। एक विदेशी इतिहासकार है कर्टियस। एक विदेशी इतिहासकार कौन है? कर्टियस। और कर्टियस की एक बुक है द इन्वेजन ऑफ इंडिया। क्या है? कर्टियस की एक बुक है, बुक का नाम है द इन्वेजन ऑफ इंडिया। महापद्म नंद की चर्चा सुन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। इस महापद्म नंद के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि क्या प्रश्न बनते हैं। कर्टियस की एक बुक चलती है द इन्वेजन ऑफ इंडिया। इन्वेजन ऑफ इंडिया में क्या लिखा है कि इन्वेजन ऑफ इंडिया में लिखा है कि महापद्म नंद या नंदवंश का संस्थापक जो था वह एक नाई था। क्या लिखा है? देखो, नंदवंश का संस्थापक, नंदवंश का संस्थापक क्या लिखा है इस बुक में? नंदवंश का संस्थापक वास्तव में एक नाई था, वास्तव में एक नाई। और आपको मैं बता दूं कि नाई उस समय या अब भी शूद्र वंश में माना जाता था, जिनको सिर्फ सेवा करने का अधिकार था, राजा बनने का अधिकार नहीं था। एक नाई था, शूद्र वंश, एक नाई था या जो एक निम्न कुल का नाई था। नंदवंश का संस्थापक एक नाई था जो किसी तरह राजा रानी का विश्वास पात्र बन गया था। राजा रानी कौन थे उस समय? राजा कौन था भाई? नंदीवर्धन था। नंदवंश का, नागवंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन या महानंदिन। उसको मारकर महापद्म नंद शासक बना था। जो वह राजा रानी का, जो नंदवंश का संस्थापक वास्तव में एक नाई था जो किसी तरह राजा रानी का विश्वास पात्र बन गया था। ये लाइन एग्जाम में प्रश्न बन करके आ सकती है। विश्वास पात्र बन गया था, ठीक है। और अंत में कर्टियस की बुक कहती है, क्या कहती है कि नंदवंश का संस्थापक एक नाई था, एक निम्न वंश का था, एक शूद्र वंश का था, जो किसी तरह राजा रानी का विश्वास पात्र बन गया था और अंत में राजा को मारकर स्वयं शासक बन गया था।
और राजा को मारकर स्वयं शासक बन गया था, तो वह उस शासक का क्या नाम था? महापद्म नंद। और महापद्म नंद ने किस वंश की स्थापना की है? नंद वंश की स्थापना की है। अब देखिए महापद्म नंद के और क्या महत्वपूर्ण वर्षन बनते हैं, दूसरे हिसाब से मैं बताना चाहूंगा, एक परीक्षा प्रणाली में बताना चाहूंगा कि महापद्म नंद को दो बातों में अपन चर्चा करेंगे। देखिए महापद्म नंद का प्रश्न बनता है इसके नामों से संबंधित, क्यों महान शासक था, कई इसके नाम थे। तो पहले मैं चर्चा करूंगा पुराणों के अनुसार, पुराणों में इनके क्या नाम दिए गए हैं। पुराणों में महापद्म नंद के लिए एक दो चार शब्द मैं बताता हूं, यहां पर आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि पुराणों में महापद्म नंद को सर्व क्षत्रांतक कहा गया है। सर्व क्षत्रांतक का मतलब होता है, क्यों कहा गया है चर्चा करेंगे। सर्व क्षत्रांतक का मतलब होता है सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, सभी क्षत्रियों को नष्ट करने वाला, सभी क्षत्रियों को नष्ट करने वाला। ये ध्यान में रखेंगे, बात ध्यान में रखेंगे। सर्व क्षत्रांतक, किस मगध शासक को सर्व क्षत्रांतक के नाम से जाना जाता है? तो दैट इज महापद्म नंद। और दूसरी बात, इसमें इसे परशुराम का दूसरा अवतार भी माना जाता है। परशुराम का दूसरा अवतार, पुराणों में इन्हें परशुराम का दूसरा अवतार भी माना जाता है, अवतार भी कहा गया है। परशुराम का दूसरा अवतार, परशुराम के बारे में आप लोगों को पता है ही, क्या पता है परशुराम के बारे में? कि परशुराम जी जो महाराज थे, उन्होंने, परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रियों विहीन कर दिया था, पृथ्वी पर से क्षत्रियों को समूल नष्ट कर दिया था। किसने? परशुराम ने। ठीक है, तो पृथ्वी पर से क्षत्रियों का समूल नाश करने वाला परशुराम था। तो इसी प्रकार इसने भी, महापद्म नंद ने भी भारत भूमि पर से सभी क्षत्रियों को नष्ट कर दिया था, इसलिए इसे परशुराम का दूसरा अवतार भी कहा जाता है। और इसे पुराणों में एक राट की उपाधि दी गई है। एक राट का मतलब क्या हो गया? एक क्षत्र सम्राट, भारत का एक क्षत्र सम्राट, भारत का एक क्षत्र सम्राट की उपाधि इनको दी गई है। भारत का एक क्षत्र सम्राट भी इनको कहा गया है। किसमें कहा गया है? पुराणों में। सर्व क्षत्रांतक, सभी क्षत्रियों को नष्ट करने वाला। परशुराम का दूसरा अवतार, परशुराम का दूसरा अवतार भी इसको कहा गया है। सर्व क्षत्रांतक परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया है। एक राट या भारत का एक क्षत्र सम्राट भी इनको कहा गया है। और एक और इनको महापद्म पुराणों में कहते हैं, महापद्म नंद को महापद्म। ये बात तो हो गई पुराणों की। ये नाम ध्यान रखना, सभी पर्सन है कि यहीं से पूछ ले कि मगध या नंदवंश का कौन सा शासक सर्व क्षत्रांतक कहलाता है। ये ज्यादा इजी हो जाएगा, आप लोगों से पूछ ले मगध का कौन सा शासक सर्व क्षत्रांतक के नाम से जाना जाता है, या निम्नलिखित में से किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार माना जाता है, निम्नलिखित में से कौन से शासक को एक राट की उपाधि प्रदान की गई है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो है उनको पुराणों में सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है, तो वह कौन सा है? महापद्म नंद है। और वह किस कुल का? निम्न कुल का, एक ऐसा शूद्र जिन्होंने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था, उसकी कहानी आप सुन रहे हैं। देखिए महापद्म, ठीक है। अब एक और बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथों में इनके लिए क्या शब्द कह रखे हैं? देखिए बौद्ध ग्रंथ का नाम मैं आपको बता देता हूं, महाबोधि वंश। एग्जाम में आ जाए महाबोधि वंश। कई बार स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि महाबोधि वंश बौद्ध ग्रंथ है क्या, या पर्सन क्या बन गया है। बौद्ध ग्रंथ में महापद्म नंद के लिए कौन सा, महापद्म नंद को क्या कहा गया है, या महापद्म नंद के लिए कौन सा शब्द काम में लिया गया है, महापद्म नंद को कौन सा शासक कहा गया है। तो महाबोधि वंश या बौद्ध ग्रंथ जो है उनमें महापद्म नंद को कहा गया है उग्रसेन। क्या कहा गया है? उग्रसेन कहा गया है। क्या कहा गया है भाई? उग्रसेन कहा गया है। किसमें? बौद्ध ग्रंथों में। संभावना परीक्षा शैली के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से रीड करें, ध्यान से सुने एचआर सर को, क्योंकि एचआर सर को जब ध्यान से सुनोगे तभी सही ऑप्शन चुनोगे और आप लोगों को लक्ष्य जरूर हासिल होगा।
बौद्ध ग्रंथ है महाबोधि वंश। महाबोधि वंश के अनुसार महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया है। पर्सन ये बात समझ में आ गई कि बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन किस मगध शासक को कहा गया है। पर्सन ऐसे बन सकता है तो आप बताएंगे महापद्म नंद को। ठीक है, अब दूसरा पर्सन, बौद्ध ग्रंथों में महापद्म नंद के लिए और कौन सा शब्द काम में लिया गया है और क्या कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है महापद्म नंद को, तो उग्रसेन। तीसरा प्रश्न और निकल करके आता है यहीं से ही कि उग्रसेन का शाब्दिक अर्थ क्या है। उग्रसेन का शाब्दिक अर्थ है एक भयंकर सेना का स्वामी। क्या है इसका नाम, आप ध्यान में रखेंगे, भयानक सेना का स्वामी कहा गया। उग्रसेन का शाब्दिक अर्थ क्या है, यहां लिख देता हूं, यहां अच्छी तरह से देखिएगा, एक भयानक सेना का स्वामी। उग्रसेन का मतलब क्या है, भयानक सेना का स्वामी। अरे जब सभी क्षत्रियों को यह उस समय जितने भी महाजनपद थे उनको नष्ट कर देता है, तो इसका मतलब क्या है, इनके पास एक भयंकर सेना है, एक भयानक डरावनी सेना जिसको देखते ही डर लगे। भयानक सेना का स्वामी उग्रसेन। उग्रसेन जिसके पास उग्र सेना है, जो सिर्फ काम तमाम ही करती है, हारना नहीं जानती है। ठीक है, तो भयानक सेना का स्वामी का कहा जाता है किसको, महापद्म नंद को। और भयानक उग्रसेन किसमें कहा गया है, महाबोधि ग्रंथ में या बौद्ध ग्रंथों में इनको क्या कहा गया है, भयानक सेना का स्वामी भी कहा गया है। एक और लाइन देखिए कि इन्होंने एक रात संपूर्ण भारत पर एक छत्र राज किया है, तो इनको क्या कहा, महापद्म नंद को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक भी कहा जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात देखिए इसकी, महापद्म नंद को क्या कहा जाता है, केंद्रीय शासन व्यवस्था का जनक। केंद्रीय शासन व्यवस्था का जनक क्यों, क्योंकि यहां तो अब किसकी चल रही है, महापद्म नंद की चल रही है, इस शूद्र की चल रही है, किसकी, महापद्म नंद की। किसकी बात हो रही है यहां पर, महापद्म नंद। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है, केंद्रीय शासन पद्धति का जनक। केंद्रीय शासन पद्धति, केंद्रीय शासन पद्धति का जनक कहा गया। केंद्रीय शासन पद्धति का जनक किसे कहा जाता है, महापद्म नंद को। केंद्रीय शासन पद्धति का जनक किसे कहा जाता है, महापद्म नंद को कहा जाता है। अब चर्चा कर लेते हैं कि इनको सर्व क्षत्रियांतक क्यों कहा जाता है। महापद्म नंद को दिमाग में आ रही होगी कि कौन कौन से थे, तो सीधी सी बात यह है कि सर्व क्षत्रियांतक तो इसलिए कहा जाता है इनको कि लगभग समस्त क्षत्रियों का इन्होंने क्या कर दिया था भाई, विनाश कर दिया था। ठीक है, देखिए क्यों सर्व क्षत्रियांतक क्यों कहा जाता है, तो शब्द लिख रहा हूं मैं, सर्व क्षत्रियांतक ऐसे लिख रहा हूं मैं, थोड़ा शुद्ध करके लिख रहा हूं। ठीक है, अब मेरी हिसाब से ये शुद्ध है, क्षत्रियांतक। सर्व क्षत्रियांतक क्यों कहा जाता है कि इन्होंने देखो कुरु महाजनपद, कुरु, काशी, कौशल, कुरु, काशी, कौशल मगध साम्राज्य का शासक, इन्होंने कुरु को पराजित कर दिया है, काशी को पराजित कर दिया है, कौशल को पराजित कर दिया है, अश्मक को पराजित कर दिया है, मैथिल को पराजित कर दिया है। अश्मक, मैथिल, कुरु, काशी, कौशल, अश्मक, मैथिल, शूरसेन, अश्मक को भी पराजित कर दिया है, मैथिल को भी पराजित कर दिया है, शूरसेन को भी पराजित कर दिया है। मतलब लगभग सभी को, पृथ्वी को क्षत्रियो विहीन कर दिया। इसका मतलब लगभग 16 जितने भी महाजनपद थे सभी में कौन थे, क्षत्रिय राजा थे, और एक शूद्र जो है वह इनको समाप्त करता है, इसलिए इनको सर्व क्षत्रियांतक कहा जाता है। कुरु, काशी, कौशल, अश्मक, मैथिल, शूरसेन। ठीक है, और कौन से हैं, पांचाल, पांचाल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इक्ष्वाकु वंश जो है उस क्षत्रिय वंश को भी यह डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। इक्ष्वाकु, पांचाल, कुरु, कौशल। ठीक है, कुरु, कौशल, अश्मक, मैथिल, शूरसेन, कलिंग भी नाम शामिल हो गया है इसमें। आप देखिए कलिंग को भी यह नष्ट कर देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सर्व क्षत्रियांतक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, सर्व क्षत्रियांतक, या फिर परशुराम का दूसरा अवतार भी इनको कहा जाता है।
परशुराम का दूसरा अवतार। बात मैंने बता दी है पहले, परशुराम लिख दिया, आप समझ गए होंगे। परशुराम का दूसरा अवतार किसे माना जाता है? महापद्म नंद को माना जाता है। ठीक है, ये भारत का एकमात्र सम्राट, उस समय मगध का एकमात्र सम्राट या भारत का एक प्रथम सम्राट कहेंगे, एकमात्र नहीं कहेंगे, भारत का प्रथम सम्राट, भारत का प्रथम सम्राट, ये ध्यान रखेंगे। महापद्म नंद के बारे में सेकंड में बात इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि भारत का प्रथम सम्राट जिन्होंने विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण, ध्यान रखना, विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण तक अपना साम्राज्य विस्तार किया, ये खास बात ध्यान में रखेंगे कि भारत का प्रथम सम्राट, बहुत बढ़िया प्रश्न है, भारत का प्रथम सम्राट जिन्होंने विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण तक अपना साम्राज्य विस्तार किया, उनका क्या नाम है? तो दैट इज महापद्म नंद। क्या नाम है? महापद्म नंद। सर्व क्षत्रियांतक महापद्म नंद, परशुराम का दूसरा अवतार महापद्म नंद, एकराट की उपाधि प्राप्त महापद्म नंद, भारत का एक क्षत्र सम्राट महापद्म नंद, कली का अंश। एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए, इनको कली का अंश यानी कि काल का अंश, कली का अंश महापद्म नंद, कली का अंश महापद्म नंद, कली का अंश महापद्म नंद, एक राट सम्राट महापद्म नंद, ठीक है, एक क्षत्रिय सम्राट महापद्म नंद, सर्व क्षत्रियांतक महापद्म नंद, सर्व क्षत्रियांतक महापद्म नंद, उग्रसेन महापद्म नंद, उग्रसेन महापद्म नंद, और कली का अंश महापद्म नंद, कली का अंश महापद्म नंद। और ऐसा सम्राट, ऐसा प्रथम सम्राट जिन्होंने विंध्याचल पर्वत के दक्षिण तक अपना साम्राज्य विस्तार किया, तो दैट इज महापद्म नंद, दैट इज महापद्म नंद। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि एक मुद्रा राक्षस और है, मुद्रा राक्षस, जिसको किसने लिखा था? विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस किसका ग्रंथ है? विशाखा दत्त है। उन्होंने, वह क्या कहता है कि महापद्म नंद शूद्र वंश से संबंधित नहीं था। अरे पुराणों में इनको शूद्र वंश से संबंधित बताया है, ठीक है, और बौद्ध ग्रंथ व जैन ग्रंथों में भी इनको शूद्र वंशीय बताया है, निम्न कुल का बताया है, जिनको राजा बनने का अधिकार ही नहीं था, ठीक है, निम्न कुल का बताया। जब बना तो समस्त क्षत्रियों को नष्ट कर दिया, ठीक है। तो मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त में इनको क्षत्रिय वंश का बताया गया है, ये ध्यान में रखना। मुद्रा राक्षस में निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ में महापद्म नंद को क्षत्रिय वंश का बताया गया है? वैसे जनरली किस वंश का माना जाता है? नाई वंश, शूद्र वंश का माना जाता है। आगे आगे बात समझ में। लेकिन मुद्रा राक्षस एक ऐसा ग्रंथ जिनमें महापद्म नंद को क्या कहा गया, क्या माना है? क्षत्रिय वंश, और उसी के पिताजी का नाम बताया है महानंदी का पुत्र, एक क्षत्रिय महानंदी का पुत्र बताया है महानंदी। मुद्रा राक्षस में महानंदी का पुत्र बताया है, महानंदी का पुत्र किसको बताया गया है? महापद्म नंद को। किसमें? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? विशाखा दत्त। आप लोगों को पता है पहले से, ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को पता होंगी। मुद्रा राक्षस का रचयिता कौन है? विशाखा दत्त, मुद्रा राक्षस। और महानंदी का पुत्र क्षत्रिय, महानंदी क्या था? एक क्षत्रिय था, उसका इसको पुत्र बताया गया है। तो ये तो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ महापद्म नंद था, महापद्म नंद का सामान्य परिचय था। और अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। कली का अंश भी कहते हैं, छोटी छोटी बातें दोबारा रिवाइज करने से मतलब नहीं है, फिर भी इनके प्रशासन से संबंधित और चर्चा कर लेते हैं कि कुछ बातें हैं। कई बार सिक्कों से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि यहां पर भी एक सिक्का है, चांदी का सिक्का। प्रश्न बनने की शैली अलग है कि एक चांदी का सिक्का, नाम बोर्ड पे लिखा है, ध्यान से देखेंगे, कर्षपण। कर्षपण क्या है? तो आप एक ध्यान में रखेंगे, कर्षपण से पहली जो संभावना है प्रश्न बनने की, यह चांदी का सिक्का है। कर्षपण क्या है? चांदी का सिक्का। कर्षपण क्या है भाई? चांदी का सिक्का है।
कर्षण क्या है? चांदी का सिक्का है। अगर इस प्रकार से पूछे चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का और तांबे का सिक्का, पीतल का सिक्का, सिक्का तो आप ध्यान रखेंगे चांदी का सिक्का है कर्षण। और किस शासक से संबंधित है तो आप बताएंगे महापद्मनंद। ये मेरे से द पहले लिखा जा रहा है, अब मैं थोड़ा सा माइंड ज्यादा सक्रिय हो गया, द पहले आ रहा है, महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद या इनके पुत्र, महापद्मनंद या इनके पुत्रों के द्वारा चलाया गया। महापद्मनंद के लगभग 10 पुत्र थे। महापद्मनंद के कितने पुत्र थे? लगभग 8 पुत्र। कालाशोक के 10 पुत्र थे, महापद्मनंद के लगभग 8 पुत्र थे। उनके 8 पुत्रों के द्वारा महापद्मनंद या इनके पुत्रों द्वारा चलाया गया सिक्का था, चलाया गया सिक्का। कौन सा भाई? कर्षण। कौन सा सिक्का है? कर्षण। आगे बात समझ में। तीसरी इंपॉर्टेंट बात अगर आप लोगों से पूछ ले, कर्षण सिक्का किस वंश के शासकों ने चलाया? प्रश्न तो बनता है, जो एग्जाम देता है उनको पता है कि प्रश्न किस शैली में पूछे जाते हैं। HR सर आपको परीक्षा शैली में आप लोगों को बताएंगे। कर्षण जो है किस वंश से संबंधित हो गया? आप बताएंगे नंद वंश से संबंधित। किससे संबंधित है? नंद वंश से संबंधित है। 3 बातें आप लोगों ने देख ली है एग्जाम पैटर्न पे, परीक्षा शैली पे। और कहीं पर भी लिखो ना, कॉलेज में लिखो इंपॉर्टेंट पर्सन है, RS मेंस में लिखो इंपॉर्टेंट पर्सन है, प्रीलिम्स दीजिए इंपॉर्टेंट पर्सन है, SSC दीजिए इंपॉर्टेंट पर्सन है। कहीं पर भी बैठिए आप निकलेंगे सटीक एकदम और लक्ष्य को हासिल करेंगे। कर्षण चांदी का सिक्का, महापद्मनंद। ध्यान में रखेंगे, कर्षण चांदी का सिक्का है, महापद्मनंद से संबंधित है, नंद वंश से संबंधित है। HR को सर को सुनोगे तो फिर कह रहा हूं सही ऑप्शन ही चुनोगे। अब मैं बता देता हूं एक और कि खास बात, पाणिनि जो है वो संस्कृत व्याकरण के एक रचयिता है। संस्कृत व्याकरण पाणिनि और संस्कृत के महान ज्ञाता है। संस्कृत व्याकरण के रचयिता है ना पाणिनि, वो क्या थे भाई? महापद्मनंद के दोस्त थे। संस्कृत व्याकरण के ज्ञाता, रचयिता और महापद्मनंद के मित्र थे। महापद्मनंद, ये भी ध्यान में रखेंगे। अब मैं इसको यहां क्यों बता रहा हूं भाई? HR सर यहां क्यों बता रहे हैं आप लोगों को बच्चा? इसलिए बता रहे हैं कि प्रश्न बन जाए कि पाणिनि किसके समकालीन थे, तो आप बताएंगे इसके मित्र हो गए ना, तो ये महापद्मनंद के समकालीन हो गए। पाणिनि किसके समकालीन हो गए? महापद्मनंद के समकालीन हो गए। और शाकटाय व स्थूलभद्र, नेक्स्ट वर्ड देखिए, शाकटाय व स्थूलभद्र, ध्यान से देखेंगे। शाकटाय या शाकटार भी लिख सकता है कहीं पर। शाकटाय व स्थूलभद्र, ये इसके दरबार में अमात्य थे। अमात्य का मतलब होता है मंत्री, ठीक है। और ये जैन मतावलंबी थे। जैन मतावलंबी। और ये जो थे महापद्मनंद के अमात्य थे। महापद्मनंद के अमात्य थे। शाकटाय व स्थूलभद्र क्या था? जैन मत का मानने वाला था, जैन धर्म को मानने वाला, जैन मतावलंबी कहलाता है। और महापद्मनंद के अमात्य या मंत्री थे। कर्षण हो गया चांदी का सिक्का। कर्षण क्या हो गया? चांदी का सिक्का हो गया। और शाकटाय जो है, स्थूलभद्र जो है, जैन मतावलंबी हो गए। और मैं आपको बता देता हूं कि इनके दरबार में कुछ और विद्वान थे, जैसे वर्ष है, आप ध्यान में रखेंगे। वर्ष, उपवर्ष, ये कोई वैसे नाम, साल के नाम नहीं बता रहा हूं, ये विद्वान है। वर्ष, उपवर्ष किसके विद्वान में है? किसके दरबारी विद्वान हैं? तो आप बताएंगे महापद्मनंद के हैं। वर्ष है, उपवर्ष है, कर है, कात्यायन है, कर कात्यायन, ये क्या है? किसके? महापद्मनंद के दरबारी विद्वान हैं। वर्ष, उपवर्ष, कर, कात्यायन, रुचि, एक और है रुचि। रुचि भी आप लोग ध्यान रखेंगे। रुचि रखेंगे तो ही आप लोगों को ये याद होंगे ये विद्वान है। इसके महापद्मनंद के दरबारी विद्वानों के नाम आप लोग रीड कर रहे हैं।
आप महापद्मनंद सुन रहे हैं आचार्य सर से, आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे कि महापद्मनंद को क्या क्या अपन ने कहा है, क्योंकि दो ही बातें हैं महापद्मनंद इसमें, नंदवंश में, एक महापद्मनंद और एक धनानंद। महापद्मनंद की मृत्यु हो जाती है 329 ईस्वी में, 329 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके लगभग कितने पुत्र थे भाई? 8 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 8 पुत्र थे। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं किसके बारे में? धनानंद के बारे में। ये महापद्मनंद आप लोगों को समझ में आया होगा, धनानंद और समझ लें ताकि हम इस नंदवंश को फिनिश कर दें अभी के अभी। देखिए एग्जाम की दृष्टि से सभी संभावित प्रश्न में देने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी अगर 1-2 प्रश्न रह जाए तो मैं इनकी और एक्स्ट्रा क्लास कभी लूँगा। मैं अभी और रिसर्च चल रहा है और स्टडी चल रही है इनके बारे में, और महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपके सामने जरूर होंगे, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए धनानंद, दूसरा या अपन ये लिखेंगे धनानंद या अंतिम शासक। धनानंद के बारे में क्या खास बात है? नंदवंश का अंतिम शासक है, नंदवंश का अंतिम शासक। देखिए खास बात चर्चा करेंगे, अंतिम शासक। आप लोग रीड कर चुके हैं क्या भाई? महापद्मनंद के बारे में रीड कर चुके हैं। धनानंद जो है वह नंदवंश का अंतिम शासक था, नंदवंश का अंतिम शासक था। और खास बात क्या है? ये अधर्मी था। नंदवंश का अंतिम शासक अधर्मी था और जनता से उन्होंने काफी कर वसूल किए, जनता पर काफी कर लगाए। अधर्मी, जनता पर काफी कर लगाने वाला अत्याचारी शासक, इसको अपन कह सकते हैं। दूसरा शब्द कहाँ में ले लेंगे भाई? अत्याचारी शब्द है। ऐसे प्रश्न तो बनते नहीं है एग्जाम में, लेकिन अपने को ध्यान रखना जरूरी है, समझना जरूरी है। धनानंद, नाम से तो धनानंद है, धन का आनंद लेने वाला है, ठीक है, धन का आनंद लेता है जो, और आनंद ही ले रहा था इसलिए तो अंतिम शासक हो गया, ठीक है। जो अत्याचार करता है, जो जनता का शोषण करता है, वह ज़्यादा समय तक नहीं टिकता है, चाहे आज की बात देख लो चाहे उस समय की बात देख लीजिए। और अधर्मी, अत्याचारी एक और शब्द जोड़ देंगे तो आप लोगों को जल्दी याद हो जाएगा। अधर्मी के साथ अत्याचारी और जोड़ दिया है। अत्याचारी से समझ गए किसके ऊपर अत्याचार करेगा, सामने जनता ही तो होती है, और किसके ऊपर अत्याचार करेगा? अधर्मी व अत्याचारी शासक था। इन्होंने एक सबसे बड़ी गलती की सॉरी देखिए सबसे बड़ी गलती क्या की इसने कि एक ब्राह्मण विद्वान आए इनके दरबार में। ब्राह्मण विद्वान जो थे उनका नाम था कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। चाणक्य जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, और कौटिल्य जिन्होंने इतिहास बदला। कौटिल्य, चाणक्य, उस ब्राह्मण विद्वान का इन्होंने क्या किया भाई? अपमान किया था। ये इसके लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो गई, और अंतिम गलतियां मान लीजिए धनानंद को। अधर्मी अत्याचारी शासक तो था ही, साथ में उन्होंने जिसको कहें तो एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा। दूसरी बात क्या कर दी? एक विद्वान को अपने दरबार में अपमानित कर दिया। तो कौटिल्य, चाणक्य जो था, उन्होंने इस अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से इनकी क्या करवा दी भाई? हत्या करवा दी। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से किसकी हत्या हो गई भाई? धनानंद की हत्या हो गई। तो अब चालू कौन सा हो गया? मौर्य वंश शुरू हो गया। कौन सा वंश शुरू होता है? मौर्य वंश शुरू होता है, और नंदवंश फिनिश होता है। मौर्य वंश शुरू होता है, नंदवंश फिनिश होता है, मौर्य वंश शुरू होता है। कौन? कौटिल्य या चाणक्य की सहायता से इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को वहां का शासक बना दिया। कहाँ का? मगध का सम्राट बना दिया, और इसको मार दिया धनानंद को। क्या खास बात रह जाती है धनानंद की? और देखिए धनानंद जो था धनानंद के समय एक और वारदात होती है। प्रश्न अपने काम की बात करता है अपन तो, कि क्या होता है कि भारत पर पश्चिमोत्तर दिशा से कौन आक्रमण करता है? सिकंदर का आक्रमण। बहुत बार पूछा जाता है कि भारत पर सिकंदर के आक्रमण के समय प्रश्न किस प्रकार से बनेगा? सिकंदर का आक्रमण।
सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का सम्राट कौन था? अरे बनता है प्रश्न भाई, धनानंद के बारे में बने तो चाहे मत न बने, लेकिन तुलना सिकंदर को देख करके धनानंद को पूछ लेता है। जैसे कौन पूछता है धर्मी अत्याचारी शासक को, लेकिन सिकंदर से संबंधित प्रश्न तो बन ही जाते हैं कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का सम्राट कौन था या नंद वंश का शासक कौन था? तो दैट इज धनानंद। आगे बात समझ में, धनानंद क्या था? सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक था, और सिकंदर ने जो आक्रमण किया लगभग भारत में प्रवेश किया 327 ईस्वी पूर्व में। कब प्रवेश किया? 327 ईस्वी पूर्व में। एक और बढ़िया प्रश्न और मैं बता देता हूं कि इनके लिए पुराणों में एक शब्द काम में लिया जाता है, अग्रभोज। पुराण में नहीं कहेंगे, यूनानी शासकों में, यूनानी जो शासक हैं, यूनानी जो ग्रंथ है या यूनानी जो लेख है, इनमें धनानंद को क्या कहा गया है? अग्रभोज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी बढ़िया प्रश्न आप लोगों से बन सकता है। जो इंपॉर्टेंट है वो सब याद रखते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट खुद बनाते हैं वो सक्सेस पाते हैं। यूनानी लेख में धनानंद को क्या कहा गया है? अग्रभोज कहा गया है। यूनानी लेखकों ने अग्रभोज कहा गया है। और धनानंद का जो सेनापति था, एक प्रश्न और बढ़ा देता है, सेनापति कौन था? भट्टशाल। बहुत बार आ जाता है ये प्रश्न, भट्टशाल के बारे में और जान लीजिए आप। भट्टशाल जो था वह धनानंद का सेनापति था भाई, धनानंद का सेनापति। एग्जाम लाइक बात कर रहे हैं, इसमें धनानंद का सेनापति कौन था? भट्टशाल। और राक्षस और शाकटार इसके अमात्य भी थे। शाकटार व राक्षस, नाम ही राक्षस है, वह राक्षस। ये भी कुछ मैंने पॉइंट चूज किए हैं आप लोगों के लिए। ये क्या थे? धनानंद के अमात्य। अमात्य शब्द कई बार आता है। अमात्य का मतलब होता है मगध साम्राज्य में मंत्री। अमात्य का मतलब क्या होता है? मंत्री। तो शाकटाय व राक्षस इसके क्या थे? मंत्री थे। ठीक है, अब अंततः अपन चर्चा करेंगे इसकी मौत की। तो लगभग मैंने आपको कहा था कि 344 से 322 ईस्वी पूर्व, 344 से 322 ईस्वी पूर्व तक का काल जो है नंद वंश का शासनकाल रहा। और लगभग 322, किन्हीं बुक्स में 321 भी लिख रखा है। विवादित प्रश्न जनरली पूछे नहीं जाते हैं। उस समय मौर्य वंश की स्थापना होती है। इसका मतलब क्या है? धनानंद की मृत्यु होती है, और चाणक्य या कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से, या अपन यूं कहें चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य या चाणक्य की सहायता से मगध का सम्राट बनता है, नंद वंश को खत्म करता है। नया वंश शुरू होता है, कौन सा? मौर्य वंश। अगली क्लास में चर्चा करें। इससे पहले एक बात और ध्यान से सुने। कौन सी बात है? कि कई बार प्रश्न आता है कि नंद वंश के जो शासक थे उन्होंने अन्य शासकों को वो क्या दे करके गए? नंद वंश के शासक जो है वह अपने उत्तराधिकारी या भावी पीढ़ियों को क्या दे करके गए? क्या पाठ पढ़ा के गए, अपन यूं कहेंगे। तो आपको पता है कि महापद्म नंद सर्व क्षत्रियान तक था, और उनको केंद्रीय शासन पद्धति का जनक माना जाता है। केंद्रीय शासन पद्धति का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। तो उस समय इसके बारे में एक लेख आता है, तो आप लोग भी ध्यान से सुने कि नंद वंश के शासक अपनी भावी पीढ़ी को क्या देख करके गए। ये मेंस में अगर प्रश्न आ जाए तो इसमें कुछ लाइनें लिखनी है। क्या लाइनें लिखनी है? कि एबी स्मिथ के शब्दों में वह इसका निष्कर्ष, स्मिथ जो इतिहासकार हैं, स्मिथ जो इतिहासकार हैं वो क्या लिखते हैं इनके बारे में, कि क्या देखे गए, इनके बारे में क्या समझाते हैं कि उन्होंने 66 परस्पर विरोधी राज्यों को इस बात के लिए विवश किया। ध्यान से सुनना, उन्होंने उस समय परस्पर 66 विरोधी शासक थे। नंदवंश का शासक तो था ही, इसके अलावा 66 लगभग विरोधी शासकों को इस बात के लिए विवश किया इन्होंने कि वो आपस में लड़े नहीं। या देखो लैंग्वेज तो इस प्रकार के हैं कि इस बात के लिए विवश किया कि वो आपसी उखाड़ पछाड़ नहीं करें। नहीं, कोई फायदा नहीं है, आपसी उखाड़ पछाड़ नहीं करें, एक दूसरे पे अटैक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शीर्ष पे कौन बैठा है? महापद्म नंद बैठा है, वह डिस्ट्रॉय कर देगा, नेस्ट कर देगा। यह डर था उस समय। उनके लिए एक ही ऑप्शन उनके सामने था कि वो ज्यादा आपस में उखाड़ पछाड़ ना करें और स्वयं को किसी उच्चतर नियामक सत्ता के हाथों में सौंप दें। स्वयं को किसी उच्चतर नियामक सत्ता के हाथों में सौंप दें। जैसे अगर भारत के राज्य अलग अलग लड़ाई नहीं करें, सिर्फ
प्रधानमंत्री के नियंत्रण में अपनी कमान सौंप दे, इससे ज़्यादा आपस में लड़ने की कोशिश नहीं करें, वरना वहाँ से आर्मी आ जाएगी और आप लोगों को खा जाएगी। सीधी सी बात यही तो है केंद्रीय शासन पद्धति। तो वो ही महापद्म नंद के समय, नंदू की ये सबसे बड़ी देन है, नंद वंश की ये सबसे बड़ी देन है कि उस समय जो 66 राजाओं के दिमाग में सिर्फ ये बात फीड कर दी कि आप ज़्यादा आपसी उखाड़ पछाड़ नहीं करें, आपस में लड़ने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि आपस में लड़ोगे नियंत्रण तो कौन कर रहा है? महापद्म नंद कर रहा है, एक छत्र, एक सम्राट शासन कर रहा है, और अपने आप को उसी सत्ता में आप सौंप दें और केंद्रीय शासन पद्धति के अनुसार आप कार्य करें, यानी कि उस एकराट महापद्म नंद के नियंत्रण में कार्य करें, और केंद्रीय शासन पद्धति की देन वो भावी पीढ़ियों को वो देके गए, कौन? महापद्म नंद। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी नंद वंश की, आप लोगों को पसंद आई होंगी। आप लोग अगर आई हैं तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को सुने, HR सर को सुने, ताकि सही ऑप्शन चुनें। थैंक यू, धन्यवाद।